गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। लेकिन आज आपके तरुण सर थोड़े अस्वस्थ हैं। खैर कोई बात नहीं। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसका पार्ट 2 जो सामान्य विज्ञान है उसका पार्ट 2 आप आज ही ला दीजिए। तो मैं आपको बताते चलूं कि वो वीडियो मुझे आज ही देनी थी हर हाल में, चाहे जैसे भी हो। तो मैंने अपने आप को मैनेज भी किया। और सामान्य विज्ञान के जो पार्ट 1 है, जिन्होंने नहीं देखे वो आराम से उसको देखें, उसका क्विक रिवीजन करें। और 66वीं बीपीएससी जो देने जा रहे हैं उन अभ्यर्थियों को मेरे तरफ से और आज़ाद ग्रुप के सभी शिक्षकगण की तरफ से बहुत 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 बेस्ट ऑफ लक। आप आराम से एग्ज़ाम दीजिए। हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एग्ज़ाम देने से पहले आप अपने मन को यहाँ से ये सोच लीजिए कि मेरा एग्ज़ाम हो चुका है, मैं पास हो गया हूँ, मैं पार्टी दे रहा हूँ किसी को, अपने फ्रेंड को, अपने घर वालों को, है ना। तो आपका एग्ज़ाम कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा हो जाता है। तो आप एकदम एकाग्रचित होकर एग्ज़ाम दीजिए, कहीं कोई इशू नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और आज मैं आपके समक्ष साइंस के पार्ट 2 लेके हाजिर हूँ। तो मैं आपको उसके पहले कुछ चीज़ें बताते चलूँ। मैं हमेशा आपको मिलूँगा आज़ाद जेपीएससी एकेडमी, यानी यहाँ हमेशा मिलूँगा। मेरा ये निवास स्थान जो भी बोलिए यही है। और यहाँ पे झारखंड लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थी जुड़ सकते हैं। यहाँ मैं कल से झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट करूँगा। कल मैं झारखंड सामान्य परिचय पढ़ाऊँगा, उसके बाद यहाँ जीएस की क्लासेस भी होंगी। वैसे अभ्यर्थी, वैसे कैंडिडेट जो झारखंड एसएससी के सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी में लगे हैं, वो भी यहाँ जुड़ के काफ़ी फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि आपका 30 नंबर का झारखंड वहाँ से पूछा जाता है और 30 क्वेश्चन जीएस के पूछे जाते हैं। तो आपका जीएस भी कवर हो जाएगा, झारखंड भी कवर हो जाएगा। और झारखंड विशेष के वैसे अभ्यर्थी जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं वो भी यहाँ जुड़ के लाभान्वित हो सकते हैं। स्पेशली ये जो प्लेटफॉर्म है वो झारखंड लोक सेवा आयोग के लिए है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी लोग मत जुड़े, बाकी लोग के लिए कोई इशू नहीं, कोई मना नहीं है, आप कोई भी जुड़ सकते हैं। आपको किसी के लिए भी ये स्वतंत्र है, आप आके यहाँ जुड़ के फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूं जनरल साइंस सामान्य विज्ञान पार्ट 2। तो स्टार्ट किया जाए। यह है पार्ट 2 और आज आपके समक्ष रहा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मैं इधर हो जाता हूं थोड़ा। तो रेगिस्तान में मरीचिका का दिखना यानी मिरेज का दिखना किसका उदाहरण है? मिरेज यानी एक तरह का भ्रम। तो ये है किसका उदाहरण? आप कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, आंसर आप भी देते रहें ताकि आपको भी पता चलते रहे कि कितने पानी में हैं आप। तो इसका आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं बताते चलूं प्रकीर्णन क्या होता है। स्कैटरिंग मतलब होता है छितराव। स्कैटरिंग मतलब क्या होता है? छितराव। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं 2 कलर ले रहा हूं, एक तो लाल कलर और दूसरा है बैंगनी कलर। ठीक है, लाल कलर का छितराव और बैंगनी कलर का छितराव, इन दोनों के बारे में बताता हूं। बैंगनी कलर का छितराव, यहां पे छितराव सबसे अधिक होगा, मतलब सर्वाधिक होगा। ठीक है, और इसका छितराव बहुत कम होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, लाल रंग का। जैसे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। मान लिया ये है टॉर्च, माना x बराबर 2 रुपया। तो ये टॉर्च जैसे ही आप ढीला करते हैं ना, इसका ऐसे वाला टॉर्च जो ऐसे घुमाने पे जल जाता है, तो ये जैसे ही ढीला करेंगे ना तो इसके लाइट जो है ना, प्रकाश, वो ऐसे से ऐसे होने लगेंगे। ये ऐसे खोल रहे हैं ना, ऐसे से ऐसे होंगे, यानी छितराने लगेंगे और वो कम दूरी तक दिखेंगे। जैसे ही मैं इस लाइट को थोड़ा ऐसे कसता हूं तो ये स्कैटरिंग हुआ लाइट ऐसे हो जाता है। यही है छितराव। तो जिस भी रंग का छितराव सर्वाधिक होगा उसका तरंग दैर्ध्य कम होगा। तरंग दैर्ध्य इसका क्या होगा? कम होगा, सबसे कम इसका होगा। और इसका क्या होगा? तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ क्या होगा? सर्वाधिक होगा, लाल रंग का। इसीलिए लाल कलर दूर से दिखता है, इसीलिए ट्रैफिक सिग्नलों में लाल रंग का यूज किया जाता है। ठीक है, तो प्रकीर्णन के आप 2 चीज समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूछे जाते हैं। और प्रकीर्णन के और एग्जाम्पल्स क्या हैं? तो प्रकीर्णन के कारण, छितराव के कारण समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। सूर्य भगवान ऊपर है, प्रकाश को छितरा रहे हैं। एक्चुअली जल हाथ में लीजिए तो वो व्हाइट ही दिखता है, लेकिन वो नीला दिखाई देता है छितराव की वजह से। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है आपका, सूर्य के प्रकाश के कारण आसमान का कलर, ये देखिए आसमान ऊपर में
नीला दिखाई देता है। इसके अलावा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य भगवान लाल दिखाई देते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही लाल दिखाई देते हैं। और दिन के समय सूर्य सफेद दिखाई देता है, वो प्रकाश के छितराव के कारण ही ऐसा हो पाता है। ठीक है, अगला ऑप्शन है अपवर्तन। अपवर्तन क्या है ये समझिए। अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के कारण क्या होगा। अपवर्तन के कई एग्जाम्पल्स एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो पहला, ये टिमटिमाने वाला, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है, पहला। दूसरा, पानी से देखिए थोड़ा सा ना आपको थोड़ा सा मतलब भ्रमित जैसा लगेगा, थोड़ा सा चेंज लगेगा, ये तो पूरा भ्रम है, कंप्लीटली भ्रम है। लेकिन आपको ना क्या होगा, जैसे अगर मैं बाल्टी के नीचे एक सिक्का डाल दूं तो सिक्का अपनी तली से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा अपवर्तन के कारण। बाल्टी में मैं पानी में कोई रॉड डाल दूं तो वो टेढ़ा प्रतीत हुआ दिखेगा। मछली अगर जल में है तो वो वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठा प्रतीत होगा। ये सब किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण। यही नहीं, द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़, जिसको मैं बाल्टी में रख रहा था, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये भी एग्जांपल ले रहा हूं। द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। इसके अलावा सूर्य जब निकलता है, यानी सूर्य जब निकलता है और जब यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के पहले जो एक्चुअली टाइमिंग है उसमें 2 मिनट का गैपिंग होता है, तो वो अपवर्तन के कारण ही होता है। अगला है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए इसकी वजह से क्या क्या होता है। जितना भी चमकने वाला चीज है ना, चमकने वाला मैं बोल रहा हूं, वो यहां पे होगा। जैसे हीरे का चमकना, तो हीरे का अत्यधिक चमकना भी हो सकता है, हीरे का चमकना हो गया। कालिख पोता हुआ गोला, वो चमकेगा, ठीक है ना, 2 एग्जांपल हो गए। कांच का चटका भाग, कांच कहीं चटका दीजिए तो वो चमकीला दिखाई देता है। उसके अलावा पानी में पड़ी परखनली चमकती है। उसके अलावा पानी के बुलबुले, मतलब हवा में जब जाते हैं बुलबुले बनके, वो चमकते हैं, है ना। उसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर, यहां पे मैं लिखता हूं ऑप्टिकल फाइबर, यानी इसको बोलते हैं हम प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। और इसी ऑप्टिकल फाइबर का उदाहरण ले लीजिए इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी ऐसे ही होता है। इंडोस्कोपी क्यों होता है, इंडोस्कोपी क्यों होता है, तो जब पेट के अंदर के चीजों को देखने के लिए इंडोस्कोपी की जाती है, डॉक्टर लोग करते हैं, ठीक है। अगला है आपका व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है ये समझ लीजिए। व्यतिकरण में सिंपली आप याद रखिएगा 3 चीज, ठीक है। 3 चीज क्या है भाई, यहां पे आपको रंगीन दिखेगा, जैसे साबुन का झाग, साबुन का झाग रंगीन दिखेगा। सीडी, सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क को जब देखिएगा, सीडी को ऐसे हाथ में लीजिएगा ना, चमकेगा। तो पहला हो गया सीडी का चमकना, दूसरा हो गया आपका साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखना, सॉरी चमकना बोल रहे हैं, रंगीन दिखना, सॉरी यहां व्यतिकरण में रंगीन दिखेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में चमकेगा, ये आपको याद रखना है। तो पहला साबुन का बुलबुला रंगीन दिखेगा, सीडी का रंगीन दिखना, और तीसरा होगा जल की सतह पर अगर आप मिट्टी तेल या पेट्रोल या कोई भी तेल गिरा देते हैं तो वो रंगीन दिखता है, ये व्यतिकरण के कारण होता है। तो इसका सही आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है आपका दूसरा क्वेश्चन। इनमें से कौन सी गैस नोबेल गैस कही जाती है। अब देखिए नोबेल गैस क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से नोबेल गैस कौन सी कही जाती है, इसका उत्तर करिए आप फटाफट। इनमें से नोबेल गैस है आपकी कौन सी, हीलियम। अब हीलियम को हम क्या बोलते हैं, नोबेल गैस को निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। निष्क्रिय गैस या नोबेल गैस एक ही चीज है। इनका परमाणु क्रमांक 2 है और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, 1 है, ठीक है। चलिए इस पे भी आएंगे, पहले इसको समझते हैं। हीलियम, अब ध्यान दीजिएगा, हीलियम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है, इसलिए वायुयान के टायर में इसको हम भर देते हैं। और जब देखे होंगे आप, जो गुब्बारे हैं जो उसको ऊपर छोड़े जाते हैं, उसमें भी हीलियम गैस भरी जाती है। काफ़ी हल्की होती है, लेकिन हाइड्रोजन से हल्की नहीं होती। सबसे हल्के हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन अभिक्रिया कर सकती है, ये अभिक्रिया नहीं करेगी, इसलिए हीलियम वायुयान के टायरों में भरे जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और बता दूं, अभी आरओ मेंस, यूपी आरओ मेंस हुआ था एग्जाम, यूपी आरओ मेंस, उसमें पूछा गया था कि गोताखोर जो जाते हैं गोताखोरी करने, तो उनके सिलेंडरों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो एक तो आपका हीलियम होता है, इसके साथ कौन सी होती है, ऑक्सीजन।
इसके साथ कौन सी होती है, तो ऑक्सीजन। तो आप बोलेंगे हीलियम प्लस ऑक्सीजन बराबर गोताखोर, सिंपली बस गोताखोरों को देने के लिए हीलियम और ऑक्सीजन मिला के गैस भरी जाती है गोताखोरों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये था। अब आते हैं हम पहला क्वेश्चन पे, सॉरी पहला ऑप्शन पे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, 1। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है ये। आवर्त सारणी का सबसे छोटा और सबसे पहला तत्व कौन सा है, सबसे छोटा आवर्त सारणी का और सबसे पहला आवर्त सारणी का तत्व कौन सा है, तो वो है हाइड्रोजन। अब ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन दो परमाणु मिलाएगा हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो ये क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। दो मिलके क्या बनेगा, H2, यानी हाइड्रोजन गैस बन जाएंगे। लेकिन एक चीज और बताते हैं, पहले इसको थोड़ा मिटा लूं मैं, ध्यान देंगे यहां पे। हाइड्रोजन के हैं 3 समस्थानिक, ठीक है, हाइड्रोजन के हैं 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ये काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ड्यूटीरियम, और तीसरा है ट्रिटियम। ये काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक बताइए, तो प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम। ध्यान दीजिएगा, ड्यूटीरियम क्या करते हैं, भारी जल बनाते हैं। भारी जल हम किसे बोलते हैं, ये भारी जल बनाते हैं D2O को। भारी जल किसे कहा जाता है, D2O को। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारी जल क्या है, D2O। अब D2O की खोज किसने की थी, तो 1932 में, भारी जल की खोज 1932 में यूरे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यूरे नामक वैज्ञानिक ने, तो ये आपको याद रखना चाहिए। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं ऑक्सीजन। यह है ऑक्सीजन, इसकी खोज की थी सीले ने, ठीक है, इसकी खोज सीले ने की थी, ठीक है। यह एक रंगहीन गैस है, गंधहीन गैस है, मतलब रंग नहीं है, गंध नहीं है, जलेगा नहीं, है ज्वलनशील गैस नहीं है। ऐसा नहीं कि मतलब ले रहे हैं तो आग लग जाएगा, आग नहीं पकड़ती है ना। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा मैंने कल बताई थी आपको 20.95%, इसी को हम रफली बोलते हैं 21%। सब सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वह है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है, सॉरी 78%, ठीक है ना, 78.08% यानी 78% आपका है नाइट्रोजन। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए, पहले इसे मैं मिटा दूं, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भूपर पट्टी में, देखिए पृथ्वी के जो 3 पार्ट हैं, मतलब पृथ्वी के आंतरिक 3 भाग है ना, भूपर पट्टी है, अनुपटल है, क्रोड है। तो ध्यान दीजिएगा, भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, एलिमेंट कौन सी है, तो वो है, देखिए ध्यान दीजिए, हम आपको बता देते हैं क्रमानुसार। ए शीला, शीला लड़की का नाम है, ये तो बहुत जल्दी आपको याद होगा। सॉरी यहां पे ओ रखिए, ओ शीला, ए लो कैश, शीला को आप कैश दे रहे हैं, है ना। तो ओ से आपका हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका 46% है, भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। सी से हो गया सिलिकन, शीला मतलब सिलिकन, ठीक है, ये है 27.72%। ए मतलब है एल्युमिनियम, हम इसको शॉर्ट में ए लिख दिए, यह है 8.13%। और लो मतलब है लोहा, बस आपको 2 याद रखिए ना, काफ़ी है, लोहा 5%। और इसके बाद ये कैल्शियम है, ठीक है, ये कैल्शियम है। तो आपका ओ शीला ए लो कैश दे दिए और शीला का मन खुश हो गया, है ना। तो पहले बीपीएससी निकालिए, पैसे आएंगे तब तो दीजिएगा। ओ मतलब ऑक्सीजन, भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो तत्व है वो है ऑक्सीजन। और अगर आपसे पूछे कि वायुमंडल में पाया जाने वाला जो गैस है सबसे ज्यादा कौन है, तो नाइट्रोजन, और दूसरा सबसे ज्यादा तो ऑक्सीजन। चलिए अब अगला आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे। इसको तो हम बोलते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, ये मैंने कल भी बताया था। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। एक चीज और, आप ये बताइए शुष्क बर्फ को क्या बोलते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी याद रखिएगा। शुष्क बर्फ बराबर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड।
तो शुष्क बर्फ को हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। और जब आप जब शुष्क बर्फ को गर्म कीजिएगा तो सीधे गैस में परिवर्तित होते हैं, और इसी का यूज, शुष्क बर्फ का ही यूज करते हैं आप आइसक्रीम बनाने में, आइसक्रीम उद्योग बोल सकते हैं आइसक्रीम बनाने में। तो ये था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। वह तापक्रम जहां डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक एक ही होता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको देख लें। तो ध्यान दीजिएगा, ये है आपका -40 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हम पकड़ेंगे कैसे, कैसे समझेंगे? तो देखिए एक फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है इसमें। इसका फॉर्मूला है C-0/5 है ना, बराबर F-32/5 बराबर। देखिए इसको आपको याद रखना है ताकि आपको बिल्कुल तरीके से याद हो जाए। C-0/5, उसके बाद F-32/9, यहाँ पे 9 होगा, सॉरी, F-32/9, और फिर इसको एक और हम केल्विन से कर दें तो K-273/5, ठीक है, K-273/5। तो ये आपका होता है, आप किसी भी, यह सेल्सियस, यह फ़ारेनहाइट और यह केल्विन आप निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई दे दिया कि 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए, तो यहाँ पे C की जगह 37 रखिए, बाकी आप निकाल लीजिएगा, गुना भाग कर लीजिए, निकल जाता है, ठीक है। तो ये -40 डिग्री टेम्परेचर ऐसा है जहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट एक जैसे होते हैं, 40 का कोई मतलब नहीं है। अब आपको बताते हैं 37 डिग्री सेल्सियस ये है क्या। मनुष्य के सामान्य टेम्परेचर जो होते हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस, या इसी को हम बोल सकते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या इसी को बोल सकते हैं 310 केल्विन। तीनों बात याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन एक ही बात है। यहां पे डी ऑप्शन दिया हुआ है -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होता है? तो ये होता है परम शून्य तापमान। इसको हम क्या बोलते हैं? परम शून्य तापमान। इसका मतलब क्या होता है? परम शून्य ताप मतलब इस ताप के नीचे कोई ताप नहीं हो सकता है। आपको एक चीज और यहां बताते चलूं, अगर मान लीजिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो उच्च तापमान को मापते कैसे हैं? तो पायरोमीटर से। किससे मापते हैं? पायरोमीटर से मापते हैं। उच्च तापमापी यंत्र क्या है? पायरोमीटर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है? यहां पे बहुत लोगों को दिक्कत होती है। चलिए खैर, तो बताइए इनमें से कौन सी है? दूरी, लंबाई, दाब, कार्य। लग तो रहा है कि सारे होने चाहिए। दूरी, लंबाई, दाब और कार्य। एक दूरी, लंबाई, दाब, कार्य, ये सारे हैं अदिश राशि। तो आपका आंसर क्या होगा? ई होगा। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अदिश राशि के कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। अदिश राशि के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? तो ये 4 तो हो गए आपके। उसके अलावा है शक्ति, चाल, शक्ति है। उसके अलावा है आपका चाल है ना। उसके अलावा क्या है? ऊर्जा है, आयतन है, क्षेत्रफल है। ऊर्जा है, आयतन है, आपका क्षेत्रफल है। तो ये सब क्या है? अदिश राशि, ठीक है। इसके अलावा ये सारे अदिश राशि हैं, लंबाई है, कार्य है, दाब है, दूरी है। अब अच्छा, अदिश राशि बोलते किसको है? जिसमें केवल परिमाण होगी और जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, उसको बोलते हैं सदिश राशि। देखिए कैसे याद कीजिएगा, परिमाण तो दोनों में है ना। सदिश, स मतलब साथ, दिश मतलब दिशा, बस सदिश राशि। तो सदिश राशि के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वह वाला चीज बहुत ज्यादा आप लीजिएगा, जैसे हम लेते हैं वेग, विस्थापन, जिसे त्वरण, वो आ रहा है इसमें त्वरण। एक आप लीजिए बल, इसमें भी वही है, मतलब थोड़ा रूप है। आपको समझना, याद करने के तरीके में बता देता हूं। उसके अलावा आपका है वजन, या इसी को हम बोलते हैं भार। एक और है आपका संवेग। तो इस तरह से काफी एग्जाम्पल्स हैं इसके, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन है,
पायरोमीटर, देखिए अभी मैंने बताया था पायरोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, आप बताइए। अभी तो मैंने जस्ट बताया था इसका आंसर। पायरोमीटर क्या है, पायरोमीटर किसके लिए यूज करते हैं? तो पायरोमीटर उच्च तापमापी यंत्र है, ये उच्च तापमान को मापता है। इसके अलावा बैरोमीटर क्या मापता है? तो वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब को कौन मापता है? बैरोमीटर। कौन सा? बैरोमीटर। बैरोमीटर ध्यान दीजिए, बैरोमीटर से बहुत क्वेश्चन बनता है। बैरोमीटर का एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक इसका क्या है? तो बार है। अब एक बार बराबर कितना होगा? तो 10 का पावर कितना? 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यह एक बार बराबर इतना होता है, ठीक है। बैरोमीटर का एसआई मात्रक बार है। अब यहां पे क्वेश्चन जो मेन बनते हैं वो ये 3 टाइप से क्वेश्चन बताता हूं, तीनों याद रखेंगे आप। देखिए, बैरोमीटर का अगर पाठ्यांक गिर जाए, बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर पहले गिरे फिर उठे या फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़े, पहले तो आपको बता देते हैं बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर तेजी से नीचे गिरता है, तेजी से नीचे गिरना, तो क्या आएगा? तेजी से नीचे गिर रहा है कोई भी चीज, तेजी से एकदम खराब हो रहा है तो आंधी आ जाएगा, तूफान आ जाएगा। तो यहां क्या होगा? ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए, आंधी या तूफान आते हैं। और इसी आंधी तूफान, आप इसको चक्रवात तो बोल सकते हैं, वैसा चक्रवात है नहीं, ये आंधी तूफान दूसरा चीज है। दूसरा, पहले गिरेगा फिर उठेगा, पहले गिरना फिर उठना, ठीक है। और तीसरा है धीरे धीरे उठना, धीरे धीरे ऊपर उठना। तो इसके फलस्वरूप क्या होगा? देखिए, पहले अगर गिरता है फिर उठता है तो यहां पे वर्षा हो जाएगा, और अगर धीरे धीरे ऊपर उठता है तो यहां पे मौसम साफ होगा। और मौसम साफ जब होगा तो इसको हम बोल सकते हैं एंटी साइक्लोन, यानी प्रति चक्रवात। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एंटी साइक्लोन। जब मैं ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट करूंगा तो वहां पे पूरा डिटेल में समझा दूंगा आपको। अगले पॉइंट पे आते हैं। वायुमंडलीय दाब समझ गया, समझ गए। वायुमंडलीय दाब को हम मापते हैं बार में। अब आते हैं आर्द्रता। आर्द्रता मापी यंत्र कौन सा है? तो देखिए, आपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं हम हाइग्रोमीटर में। हाइग्रोमीटर से हम क्या मापते हैं? आपेक्षिक आर्द्रता। यदि आपसे पूछ दिया कि घनत्व किस में मापते हैं, आपेक्षिक घनत्व किस में मापते हैं, तो आप बोलिएगा हाइड्रोमीटर, ड्रोमीटर। एक ट्रिक बताता हूं, कभी नहीं भूलिएगा। ग्रो मतलब क्या होता है? बढ़ना। तो आर्द्रता क्या है? धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। ये तो याद नहीं हो रहा आपको, हम समझ रहे हैं। दूसरा चीज क्या है? यहां पे देखिए ये लगा हुआ है र, यहां भी ग्रो। तो बस ये एक मैचिंग करने का तरीका है। यहाँ पे घनत्व है, यहाँ पे वैसा कोई भी चीज नहीं है। इसमें घनत्व सिंपल घनत्व लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान दीजिएगा घनत्व को अंग्रेजी में बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी, ठीक है। इसको हम ड लिखते हैं, तो ड और ड ये मैच किया। ड, इसमें ड कहीं नहीं है, देखिए इसमें ड है, इसमें ड है, बस ड ड मैच करा दीजिए, आपको याद रहेंगे। और ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में, और कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। उच्च ताप मैंने पायरोमीटर बता दिया। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता मापक यंत्र है डेसिबल, यानी डीबी। इसको हम डीबी भी बोलते हैं, यानी डेसिबल। बेल का 10वां भाग होता है 1/10 भाग। कौन? डेसिबल। बेल का 10वां भाग होता है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता, अब ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा होगा पहले ठोस में, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ध्वनि की तीव्रता आप समझ गए। उसके अलावा एक चीज और बता देते हैं। कभी आपसे पूछे कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी है, तो बोलेंगे 332 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो तब वायु में ध्वनि की गति होगी 332 मीटर प्रति सेकंड। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन यानी 6 नंबर पे चलते हैं। बल का एसआई मात्रक। क्या क्वेश्चन है? बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक बताइए फटाफट, क्या है? बल का एसआई मात्रक है त्वरण, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा है एम्पियर, तो याद रखिएगा इसका विद्युत धारा का एसआई मात्रक। ये बहुत आपके लिए एग्जाम्स में, बीपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन यहां से। विद्युत धारा का एसआई मात्रक रट लीजिएगा, एम्पियर में मापते हैं विद्युत धारा, ठीक है। जूल किसका इकाई है? तो कार्य और ऊर्जा दोनों,
कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक कौन सा है? तो जूल। कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। एक और बचता है आपका केल्विन। केल्विन है टेम्परेचर का, ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो केल्विन। जूल का किसका एसआई मात्रक है? कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। त्वरण, अच्छा त्वरण, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो त्वरण। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, एम्पियर किसका एसआई मात्रक है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। ठीक है, याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये आपके समक्ष है पृथ्वी। ये गोलार्ध में बटा हुआ है, 2 गोलार्ध हैं। चलिए कोई बात नहीं। जी का मान न्यूनतम बताइए, आंसर बताइए फटाफट। जी का मान न्यूनतम होता है कहां पे? अब ध्यान दीजिएगा, देखिए एकदम सिंपल आपको याद करा देते हैं। यह है पृथ्वी। अब इसको हम रफली यहां बना देते हैं। यह है ग्लोब, ये आपका जो है ना, ये वाला चीज, बीच वाला चीज, यह है आपका पोल यानी ध्रुव। तो कभी भी आप मैप जब खोलते हैं ना, तो देखिए ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है आपका ईस्ट, ये है वेस्ट, है ना। मैप ऐसे ही होता है। तो ये उत्तरी ध्रुव यानी 90 डिग्री, ये साउथ पोल यानी 90 डिग्री पर है। और यहाँ पे देखिए एक रेखा है, ये इक्वेटर। इक्वेटर को बोलते हैं हम क्या क्या? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, है ना। तो इक्वेटर भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा, इक्वेटर और विषुवत रेखा। यहाँ पे एक रेखा और है, इसको ऊपर वाले यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ये 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री। यहाँ पे एक और है आपका 23.5 डिग्री साउथ में, इसको बोलते हैं मकर, इसको बोलते हैं कर्क, इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, मकर रेखा। अब ये है आपका। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें भार जो पूछा है न्यूनतम कहां होगा? देखिए आप अपने आप को लीजिए ना चुपचाप। आपका पोल कौन सा है? ये देखिए, ये चुन्नी वाला पोल है ये है एक पोल, ये साउथ पोल हो गया, सॉरी ये नॉर्थ पोल हुआ, और पैर हो गया साउथ पोल। आप 50 किलो यहां पर रखिए, आप डुलने लगिएगा ऐसे ऐसे, लेकिन कभी पेट पे रखिए ना 1 क्विंटल, पता नहीं चलेगा। तो समझ गए जी का मान कहां होगा न्यूनतम? बताइए। पेट क्या है आपका? ये बीच वाला इक्वेटर। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि जी का मान अधिकतम कहां होगा, तो यहां पे ना पोल पे बोलिएगा, है ना। तो जी का अधिकतम मान होगा पोल पे। मैंने 3-4 चीज बता दिया यहाँ पे, और आप यहाँ से काफी कुछ समझोगे। यहाँ भी वही चीज लिखा हुआ है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कपूर का शोधन किया जाता है। करिए शोधन कैसे होगा कपूर का शोधन? ऊर्ध्वपातन द्वारा। यहाँ पे क्रिस्टलीकरण है ना, इसको आप क्रिस्टलीकरण कर लेंगे। यहाँ पे ट है ना, ट है, बार बार ये क्या हो रहा है? ये ट क्रिस्टलीकरण, ठीक है, प्रभाजी आसवन या वाष्पन। तो ध्यान दीजिए, कपूर का शोधन किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। क्लियर? अब ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है। ऊर्ध्वपातन को हम अंग्रेजी में बोलते हैं इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। कभी कभी अंग्रेजी वर्ड भी यूज कर दिए जाते हैं, इसलिए मैं आपको बताते भी चलता हूं। सब्लिमेशन, देखिए इससे 2 चीज याद रखिएगा आप। देखिए जो सॉल्ट होता है ना, नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग करते हैं। नमक और अमोनियम क्लोराइड जो होते हैं, क्लोराइड, इसके मिश्रण को हम अलग किस विधि द्वारा करते हैं? तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। ठीक है, कपूर का शोधन कैसे करते हैं? तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। और एक चीज और याद रखिएगा, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, इस मिश्रण को भी हम अलग कैसे करते हैं? तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। चलिए अगला है आपका क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या है, कैसे यूज करते हैं? तो देखिए पहले तो समझ लीजिए वाष्पीकरण विधि। समुद्र से जो समुद्री जल से जो नमक प्राप्त करते हैं ना, वो वाष्पीकरण विधि द्वारा प्राप्त करते हैं, लेकिन उसमें काफी अशुद्धियां होती है। उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि अपनाई जाती है। तो आपका
ये भी आप समझ गए होंगे। एक और है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, प्रभाजी आसवन। अब समझिएगा प्रभाजी आसवन क्या है। तो देखिए, वायु एक समांगी मिश्रण है। वायु में कई गैसेस मिली हुई हैं। वायु एक क्या है? समांगी मिश्रण। अब ध्यान दीजिएगा, वायु में बहुत सारे गैसेस मिले हुए हैं। इसके जो घटक होंगे, वायु के जो घटक होंगे, उनको अलग करने का काम कौन करेगा? प्रभाजी आसवन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। न्यूटन के किस गति नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। और आज आपको गति नियम ऐसा बता देता हूं कि फिर एग्जाम्स में छूटने का संभावना न के बराबर होगा। तो सर आइजैक न्यूटन के बारे में थोड़ा पहले जानते हैं, तब तक आप आंसर अपना टिकिंग करिए। देखिए, न्यूटन के किस गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, पहले गति नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं, इसे हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, और इसी से हमें बल की परिभाषा भी मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले 1687 ईस्वी में न्यूटन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपिया। चलिए, आप मिस्टेक स में दीर्घिकार होगा, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में इन्होंने गति संबंधित 3 नियम दिए थे। गति संबंधी कितने नियम दिए? 3 नियम, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अब ध्यान दीजिएगा, पहला नियम इनका क्या कहता है? पहला नियम यह कहता है, इसको हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, यानी लॉ ऑफ। अब जड़त्व के नियम को क्या बोलते हैं हम? अंग्रेजी में भी देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है पूछ दे कि अंग्रेजी में देख के पूछ दे कि ये कौन सा नियम है। लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जड़त्व का नियम इसे बोलते हैं हम। पहला नियम क्या कहता है? तो पहला नियम यह कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में एक गति से चल रही है तो वह चलते जाएगी जब तक उस पर बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता हो। ठीक है, तो न्यूटन का गति का नियम यह कहता है। इसके उदाहरण समझ लीजिए। मैं बोलता हूं, लिखने में तो थोड़ा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि बहुत उदाहरण है। मैं 2 बार रिपीट कर दूंगा, आप याद करते जाइएगा। न्यूटन के गति के नियम का, पहले गति नियम का उदाहरण इस प्रकार से हैं। इस गति नियम से हमको क्या मिलता है? बल की परिभाषा मिलती है। क्या मिलती है? बल की परिभाषा मिलती है। अब इसके एग्जाम्पल मैं लेता हूं, एग्जाम्पल आप सुनते रहिएगा, बाकी आपको लिखना हो लिखते रहिएगा। पहला, चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर, यानी ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुकते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा, चलती हुई गाड़ी में, विराम गाड़ी में अगर अचानक कोई चालक चलाता है तो पीछे की ओर झटका लगना। ठीक है, 2 एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल, अगर आप हाथ में कंबल ले लिए और पीट रहे हैं तो धूल झड़ेगा। चौथा एग्जाम्पल, किसी पेड़ की शाखा को हिलाइएगा तो क्या गिरेगा? फल गिरेंगे ना, पत्ती भी गिरेगा, बहुत सारे चीज गिर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल, दरी खींचने पर, दरी मान लीजिए दरी पे कोई व्यक्ति खड़ा है, एकदम सीधा खड़ा है दरी पे, और दरी खींचिएगा तो उलट जाएगा, है ना। आजकल लोग तो टांग खींचने में बहुत आगे रहते हैं। आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देनी है, केवल पढ़ाई करनी है, अपने आप से मतलब रखना है। आपका मोबाइल स्विच ऑफ, सीधे एकदम 2-3 दिन जम के पढ़िए, है ना। और मोबाइल ऑन भी है तो उन सारे काम के लिए केवल ऑन है, बाकी आप दुनियादारी भूल जाइए 2-3 दिन, बाकी एग्जाम देकर ही उसके बाद दुनिया भर का मोबाइल चलाते रहिए, है ना। चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। गोली मारिएगा ना तो कांच में छेद, गोला छेद होना चाहिए, वो होगा न्यूटन के प्रथम गति के नियम का उदाहरण। उसके अलावा आप कभी पानी भर लीजिए, ग्लास में पानी भर लिए, उसके ऊपर पोस्ट कार्ड रख दिए और उसके ऊपर सिक्का रख दिए, मारे ऐसे कस के ना तो पोस्ट कार्ड हट गया, सिक्का नीचे चला गया, वो न्यूटन के प्रथम गति नियम का ही उदाहरण है। आते हैं दूसरे गति नियम के उदाहरण पे। यहाँ पे हम बोलते हैं F बराबर ma, यही है ना, F बराबर ma। दूसरा नियम, किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान और बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होते हैं। F बराबर क्या होता है? आरोपित बल। ठीक है, इस m का मतलब क्या होगा? तो m का मतलब होगा वस्तु का द्रव्यमान, और a का मतलब होगा उत्पन्न त्वरण। ये आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं, बस खाली ये याद रख सकते हैं F बराबर m। इतना डिटेल्स में मत याद रखिए। न्यूटन के दूसरे गति का नियम मैंने कल 2 बताया था, 2 ही इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। पहला मैं बोल देता हूं,
यदि कोई खिलाड़ी कैच करता है तो वो गेंद को पकड़ के पीछे की ओर खींचता है ताकि उसको झटका ना लगे, हाथ में चोट ना लगे, झटका भी ना लगे। दूसरा, जो गाड़ी होते हैं ना, गाड़ी उसमें सॉकर ऑब्जर्वर लगाए जाते हैं, है ना, और स्प्रिंग लगाए जाते हैं झटके से बचाने के लिए, नहीं तो पता चला आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, है ना। चलिए, तीसरा गति नियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है आपका है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। किसी को एक चाटा मारी तो वो 2 चाटे दे देगा आपको, यही है न्यूटन के तीसरे गति का नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका एग्जाम्पल समझिए। पहला, बंदूक से अगर गोली छोड़ते हैं, जितनी तेजी से गोली जाएगा उतना तेजी झटका लगेगा। नाव से कूदते हैं, जैसे कूदिएगा उतना ही झटका आपको, नाव को मतलब हट जाएगा। नाव से कूदने पर नाव पीछे की ओर हट जाना, यही है न्यूटन के तीसरे गति के नियम का उदाहरण। और तीसरा है आपका रॉकेट का उड़ना। रॉकेट जितनी तेजी से नीचे प्रेशर मारता है उतनी तेजी से ऊपर जाता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और आपको बता दें, न्यूटन के दूसरा और तीसरा गति नियम को मिलाने पर ही संवेग संरक्षण का नियम काम करता है। संवेग संरक्षण का नियम, इसी पर आपका रॉकेट प्रणोदन होता है। रॉकेट का प्रणोदन यानी उड़ना, क्लियर। तो संवेग संरक्षण दूसरा तीसरे नियम को सम्मिलित रूप से मिलाने का, ये आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आ गया रॉकेट प्रणोदन, ये है रॉकेट उड़ रहा है तेजी से, है ना। आपको ध्यान दीजिए, रॉकेट प्रणोदन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के पहले गति नियम, दूसरे गति नियम, न्यूटन के पहले, द्वितीय, तृतीय या संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अभी मैंने आपको बता भी दिया कि रॉकेट प्रणोदन काम करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। यह है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। और यह किसका सम्मिलित रूप है? तो सेकेंड एंड थर्ड लॉ का, न्यूटन के इनका। तो यह है आपका रॉकेट प्रणोदन। आगे बढ़ते हैं। जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? यह आप बताइए, जल का घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है? 0, 4, -4 या 100? ध्यान देंगे, इस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। देखिए अब आपको 2-3 चीज यहां समझाना होगा। देखिए समझ लीजिए, पहले इसका तो आंसर कर देते हैं। जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पर होगा? तो वो होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए 2-3 चीज समझ लीजिए यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से। पहला, जल का घनत्व, हाँ, क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन बता देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी प्लेन आया था तो मुझे याद आ गया कि रॉकेट आया था तो रॉकेट से प्लेन याद आ गया, प्लेन से यहाँ आ जाएगा। देखिए क्वथनांक बढ़ने से, अगर क्वथनांक बढ़ा रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से, तो कोई भी चीज जल्दी पकेगा, जल्दी पकता है। क्वथनांक बढ़ने से क्या बनता है? दाब बढ़ता है, दाब बढ़ता है। कई बार पूछा जाएगा कि क्वथनांक बढ़ाने से दाब बढ़ता है। प्रेशर कुकर इसी सिद्धांत पर काम करता है। क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। और जब बॉइलिंग पॉइंट, जैसे मान लीजिए कोई कुकर में मैंने कुछ आलू डाल दिए और कुछ चावल डाल दिए, कुछ भी डाल दिया, पानी डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, दाल डाल दिए, कुछ भी डाल लीजिए, उसको हीट किए हम। तो मान लीजिए गैस का सिलेंडर थोड़ा सा किए हैं, उसके बाद हाई कर दिए, तो जल्दी उसको बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा? क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा उसका, तो प्रेशर बढ़ते जाएगा। प्रेशर यानी जल्दी सीटी मारेगा, है ना, पहला चीज़। दूसरा चीज़ यहाँ पे मतलब ये याद रखिएगा, प्रेशर कुकर में पूछेगा क्वेश्चन कि प्रेशर कुकर में क्वथनांक बढ़ने से दाब बढ़ता है या घटता है? तो बढ़ता है। दाब जितना बढ़ाइएगा उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो पर्वतारोही होते हैं उनके नाक से खून आता है, तो वायुमंडलीय दबाव वहाँ कम होता है या ज़्यादा होता है? यह आप कमेंट में करके बताइएगा। पर्वतारोही जो होते हैं उनके नाक से खून आता है, या फिर यूं कहें कि फाउंटेन पेन की स्याही से जब आप प्लेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो फाउंटेन पेन की स्याही से वो निकलने लगता है क्या? हाँ, स्याही निकलता है, कलम से स्याही निकलता है, वो किस कारण से होता है? ये कमेंट में बताइएगा आप। चलिए, तो ये हो गया 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए 0 डिग्री सेल्सियस ये जल का हिमांक बिंदु है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये है जल का फ्रीजिंग पॉइंट।
ठीक है, ये अंग्रेजी में भी लिख दिए, इंग्लिश में भी लिख दिए, याद रखिएगा। और 4 डिग्री सेल्सियस भी याद रखिएगा। जल का अधिकतम घनत्व, जल का आयतन न्यूनतम इसी पर होता है। जल का न्यूनतम आयतन, जल का आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। अगला है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी आप याद रखिएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जल का क्वथनांक, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस मतलब बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस जब होगा तो जल बॉयल करने लगेगा, खच 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 करने लगेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, थक नहीं रहे ना आप। इनमें से किस रंग का तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ सर्वाधिक होता है? ये तो मैंने बता दिया है। ये देखिए, एक कांच का प्रिज्म है, ग्लास का प्रिज्म है, यहां से लाइट मैंने गुजारी, रेड का विचलन देखिए बहुत कम होगा, और वायलेट का, इसको आप ऐसे भी तो याद करते हैं, वी वैग्योर याद करते हैं ना, BGYOR ऐसे याद करते हैं, आप याद भी किए होंगे, है ना। तो यहां पे लिखा हुआ है किस रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है? बताइए। सर्वाधिक होगा लाल का। मैंने बताया था कि वेवलेंथ जिसका ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग न्यूनतम होगा। ये होगा स्कैटरिंग न्यूनतम इसका, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद ऐसा करके। स्कैटरिंग सबसे ज्यादा किसका होगा? प्रकीर्णन सर्वाधिक किसका होगा? तो सर्वाधिक प्रकीर्णन होगा आपका, प्रकीर्णन मतलब छितराव, वायलेट का। और आपसे पूछे कि न्यूनतम तरंग दैर्ध्य किसका है, तो वो होगा वायलेट का यानी बैंगनी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत का सर्वोत्तम चालक इनमें से कौन सा है? फटाफट आंसर करिए। विद्युत का सर्वोत्तम चालक इनमें से कौन सा है? पूछा आपसे विद्युत का सर्वोत्तम चालक। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है, तो वो आप बताइए। यहां पे देखिए, ये होगा आंसर इसका चांदी। विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा होगा? चांदी। अब आपसे अगर पूछे कि सोना क्या है, तो सोना आप बोलिएगा सबसे आघात वर्धनीय है। सबसे आघात वर्धनीय, कितना भी चोट कर लीजिए, वर्धनीय, आघात वर्धनीय। कितना 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर की तार खींची जा सकती है। और सोना एक बहुमूल्य धातु है। तांबा, कॉपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी विद्युत में यूज किए जाते हैं। एल्युमिनियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत में तार में यूज किए जाते हैं। तो ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्यारा क्वेश्चन, चांदी। विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? चांदी। एक चीज और आपको बताते चलें, सबसे अच्छा हीट का चालक कौन है? तो चांदी और तांबा। चांदी और तांबा ये हीट यानी ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं, सबसे अच्छे गुड कंडक्टर हैं ये हीट के। ठीक है, गुड कंडक्टर हीट के हैं ये तांबा और चांदी। अगर आपसे पूछे विद्युत का गुड कंडक्टर तो आप बोलेंगे चांदी। अगले क्वेश्चन पे चले। यह है अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, जो कि मैंने कल कमेंट में पूछा था, को दृष्ट विद्युत धारा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? आपसे क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है कि ये आपका है AC को DC में कौन कन्वर्ट करता है? AC को DC में कौन कन्वर्ट करता है? तो इसका आंसर होगा रेक्टिफायर। मैंने क्वेश्चन पूछा था ये भी, देखिए AC को DC में कन्वर्ट कौन करता है? ठीक है, तो ये करता है रेक्टिफायर। लेकिन DC को AC में अल्टरनेट करंट में कौन करता है? तो आपका होता है इन्वर्टर। घर में होगा ना इन्वर्टर सबका। तो AC डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट में कौन कन्वर्ट करता है? इन्वर्टर। और अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कौन कन्वर्ट करता है? रेक्टिफायर। यहां पे डायनेमो क्या है? एक यंत्र है। और डायनेमो क्या करता था? कल मैंने बताया था आपको, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। किसमें? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कन्वर्ट करता है। मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये भी आप याद रखेंगे। ट्रांसफार्मर आपको पता है क्या करता है? ट्रांसफार्मर का काम क्या है? देखिए, ट्रांसफार्मर का काम है यही है कि उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, मतलब उच्च वोल्टेज है तो उसको कम करके कम वोल्टेज में बदलना। जैसे मान लिया जाए ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, आपने देखा होगा, आपका आता है 11,000 वोल्ट,
11,000 वोल्ट। तो इस 11,000 वोल्ट से ट्रांसफार्मर को जोड़े जाते हैं। यह ट्रांसफार्मर से जुड़ गया मान लीजिए, और यहाँ से जो 3 या 4 तार जो भी निकला तो ये देता है 440 वोल्ट, है ना। मतलब ऐसे करके निकालता है, यानी कम तोड़ के कम कर दिया। कई सारे ट्रांसफार्मर हैं, ऐसा नहीं, ये तो आमतौर पे यूज होता है। बाकी बिजली जो जहाँ पे बनती है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, मैं बताना भूल गया। एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, रंग वाले में मैं ही बता देता हूँ आपको। ये इस वाले में देखिए, एक बहुत ही रोचक चीज़ बताना था आपको, वो मैं भूल गया। प्राथमिक रंग किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक रंग किसे बोलते हैं, प्राथमिक रंग। और द्वितीयक रंग या पूरक रंग कौन सा है, पूरक रंग। तो पूरक रंग है ये व्हाइट, यानी सफ़ेद, ठीक है। पूरक रंग सफ़ेद हो गया। प्राथमिक रंग कौन कौन होता है, तो लाल, नीला और हरा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, जो आपके रंगीन टीवी जो पहले होते थे, रंगीन टीवी, उसमें यूज होते थे। दूसरा चीज़, एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अब मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ यहाँ पे, है ना। यहाँ पे बनाता हूँ, एक तो ये हुआ, एक मैं हरा ले लेता हूँ और एक लेता हूँ नीला। यही 3 कलर ना, ठीक है। अब इसमें कलर भरते हैं, ठीक है। कलर पीला से भर देते हैं। अब देखिए, ये जो है वो है लाल, ये जो है वो है हरा, ये कलर है हरा, और ये जो कलर है आपका वो है नीला। यही है आपके प्राथमिक रंग, ठीक है ना। अब अगर आप लाल और हरा को मिलाइएगा तो क्या बन जाएगा, पीला। यहां बीच में पीला, लाल हरे को मिलाइए तो पीला। देखिए वैसे ही सर्किल मैंने कर रखा है। दूसरा, अगर आप मिलाते हैं नीला और लाल को तो वो बन जाएगा मैजेंटा। इसको मिलाइए तो क्या बनेगा, मैजेंटा, ठीक है। अगर आप नीला और हरा को मिलाते हैं, नीला और हरा को मिलाते हैं तो बनेगा श्यान। कौन सा कलर, श्यान। और अगर आप नीला, हरा और लाल तीनों को मिलाते हैं तो ये बनेगा श्वेत कलर। यहाँ लिखा है श्वेत, श्वेत नहीं आएगा, खैर कोई नहीं, यहाँ पे श्वेत। तो आप इसे नोट डाउन कर लें, ध्यानपूर्वक देख लें एक बार, फिर से दिखा देते हैं। यह है लाल कलर, लाल वाला, हरा कलर, और नीला वाला नीला कलर। यही है आपके प्राथमिक रंग, ठीक है। जब मैं हरा और लाल को मिलाया तो पीला बना, हरा और नीला को मिलाया तो श्यान बना, नीला और लाल को मिलाया तो मैजेंटा बना, हरा नीला लाल को मिलाया तो श्वेत बना। अब आपका यही है कि द्वितीयक रंग कौन सा है, तो आपका द्वितीयक रंग कौन सा होगा, द्वितीयक रंग में मैजेंटा, श्यान और पीला। तो न्यूट्रल सब में सम्मिलित कौन है, श्वेत, यानी इसको बोलते हैं पूरक रंग। ये मुझे आपको बताने थे। चलिए, अचानक याद आया, किस क्वेश्चन पे थे हम लोग, ये हो चुका था प्रत्यावर्ती धारा, हाँ ये आ गया। अब आया पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है ना। तो ये देखिए किस प्रकार भिन्न होती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें कोशिका भित्ति यानी सेल वाल नहीं होता। ये जो कोशिका भित्ति दिख रहा है ना, कोशिका भित्ति, वो किसमें नहीं होता है, कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति यानी सेल वाल कोशिका भित्ति नहीं होती, ये नहीं होती है। तो ये पादप कोशिका जो होंगे उनमें आपका कोशिका भित्ति होगी, बाकी सारे चीज सेम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं आप, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं अरे क्या बोलते हैं इसको, पावर हाउस, सेल का पावर हाउस, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, सेल का पावर हाउस। और आपको बताया थे कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। और एक व्यक्ति का नाम है, अच्छा कोशिका की खोज किसने की थी, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड यानी ग्रंथि कौन सी है, जवाब दीजिए फटाफट। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका आंसर होगा लीवर। लीवर यानी यकृत, लीवर, इसी को बोलते हैं हम जिगर, जिगर का टुकड़ा। चलिए यकृत, तो यकृत के बारे में 2-4 बात मैं बता दूं पहले।
यकृत के बारे में पहला, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। उसके अलावा आपको यकृत में याद रखना है, यहीं से पित्त का स्राव होता है और पित्त का स्राव जब होगा तो हमारा भोजन सड़ने से बच जाएगा। इसके अलावा आप एक चीज और याद रखिएगा, यकृत में ही विटामिन ए संश्लेषित होता है और यहीं पे हमारा आरबीसी के लिए क्या बनता है, जो रेड ब्लड सेल है आरबीसी के लिए यहां पे है यकृत जो है वो आयरन यानी लौह तत्व स्टोर करके रखता है। ठीक है, ये मेन काम थे इनके। अब आता है पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है इनको। ये मतलब इसका पीयूष ग्रंथि को हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड भी यानी ग्रंथि भी कहते हैं और इसी को हम बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि मास्टर ग्रंथि क्यों बोलते हैं पीयूष ग्रंथि को? क्योंकि अब ध्यान दीजिएगा यहां पे मास्टर ग्रंथि बोलने के पीछे कारण क्या है? व्यक्ति का वृद्धि, स्वास्थ्य और लैंगिक विकास यही करता है। व्यक्ति का वृद्धि, स्वास्थ्य और लैंगिक विकास का ध्यान पूरा रखता है, इसलिए इसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और ये मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन कैसी? सबसे छोटी। तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले पे चलते हैं, अमाशय। अमाशय को हम क्या बोलते हैं? स्टोमक। ठीक है, स्टोमक। अमाशय का काम क्या होता है मेनली? तो देखिए अमाशय क्या होता है ना, अमाशय प्रोटीन के पाचन का मुख्य केंद्र है। प्रोटीन का पाचन यहीं पे होता है और यहाँ पे क्या होती है? जठर ग्रंथियां होती हैं। इनके जठर रस से कई पाचक एंजाइम जैसे आपका रेनिन हो गया, आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, है ना, ये सारे यहीं से निकलते हैं और पेप्सिन हो गया। तो ये सारे यहाँ अमाशय के काम है। अमाशय आप देखिएगा पेट में एकदम ऐसा कैसे बताएं, कुछ इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का आपका होगा अमाशय, ऐसा वाला, ये वाला भाग कुछ पेट में इस टाइप का होता है अमाशय। तो यहाँ से जठर ग्रंथियों के जठर रस से निकलता है पाचक एंजाइम, रेनिन हो गया, पेप्सिन हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये पचाने, प्रोटीन वगैरह पचाने के काम में आते हैं। ग्रास नली, ग्रास नली बता देते हैं कहाँ है। मानव शरीर में पाचन का कार्य मुख से आरंभ होता है। मुख में लार, जैसे ही आप कुछ खाते हैं लार में मिलता है, लार से यहीं से पाचन स्टार्ट होता है और अंदर जैसे ही जाता है, यह है ग्रास नली आपका, यह ग्रास नली इधर अंदर। तो ग्रास नली में कोई भी पाचन नहीं होता, यह भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? यकृत। चलिए अगले पे आते हैं। यह है मानव शरीर का सबसे द हार्डेस्ट पार्ट, कठोरतम भाग। कठोरतम भाग कौन सा होगा? देखिए दांत बना हुआ है ना, तो दांत का होगा इनामिल। आप तो इनामिल पढ़ते हैं ना, लेकिन यहाँ पे दंतवल्क लिखा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं इनामिल। दांत के ऊपरी सतह पे होता है इनामिल, इनामिल को ही हम बोलते हैं दंतवल्क। दंतवल्क किसका बना होता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 98%, मैंने कल बताया था आपको कि दांतों के लिए जरूरी है कैल्शियम और फास्फोरस। ध्यान दीजिएगा, तो दंतवल्क जो है कैल्शियम लवण से बनते हैं, 98% होते हैं कैल्शियम लवण से। अब इस कैल्शियम लवण में दो पार्ट होंगे, ठीक है, दो चीज होंगे। मतलब कैल्शियम लवण 98%, जो इनामिल है 98% कैल्शियम लवण से बनता है और कैल्शियम लवण में दो चीज होंगे, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, यही है आपके इनामिल। मस्तिष्क के बारे में मैंने बता चुका हूं कि इसका औसतन भार 1300 से 1400 ग्राम होता है, या आप 3 पाउंड कह लीजिए। मस्तिष्क के 3 भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। रीढ़ की हड्डी आपकी पीछे लगी हुई है, ये है रीढ़ की हड्डी पीछे, यही आपका बेस, जीने का बेस है ना। जबड़ा तो आप समझ रहे हैं, ये है जबड़े इधर। लेकिन दांत से संबंधित कुछ चीज़ मैं और बताते चलूँ आपको, तो ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर में दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के दांत हैं हमारे। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन दांत हैं? तो देखेंगे, इसको मैं थोड़ा मिटा दूं।
मानव शरीर में 4 प्रकार के दांत हैं और उन दांतों का देखेंगे। देखिए, पहला दांत जो होगा, हम हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं, कृंतक। कृंतक को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? कृंतक को इंसीजर, इंसीजर। ठीक है। दूसरा है आपका रदनक। रदनक को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? केनाइन। तीसरा है अग्रचवर्णक और चौथा है चवर्णक। ठीक है। अग्रचवर्णक को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रीमोलर और इसको बोलते हैं मोलर। ठीक है। इसका काम क्या होता है? इन चारों का काम समझ लीजिए। कृंतक का काम होता है भोजन को काटना। आगे वाला भाग जो है दांत का वो होता है कृंतक, भोजन को ये काटता है। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ देगा कि रदनक का काम क्या है। रदनक साइड वाला दांत होता है, यहाँ पे 2, इसका काम होता है भोजन को फाड़ना, किसी भी चीज को फाड़ना, है ना। और इनका काम होता है भोजन को चबाना। ये साइड में है, इधर साइड में, इधर इधर चबाते हैं दोनों चीज। ठीक है। टोटल दांत कितने हैं मानव शरीर में? 32 अधिकतम, है ना, 32 अधिकतम। बाकी अब तोड़ ताड़ के 14 कर लीजिए, 12 कर लीजिए, 10 कर लीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है ना। तो ये था दांत से संबंधित चीजें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका हृदय, हार्ट। दिल किधर होता है? हार्ट मतलब हृदय है ना, दिल किधर होता है? सबको पता है, ये तो सबको पता है, ये चीज तो सबको पता होगा। हृदय की गतिविधियों को दर्शाने वाला यंत्र है ईसीजी, ईईजी, स्फिगोमैनोमीटर या बीसीजी। आंसर दीजिए फटाफट। देखिए, ईसीजी, ईईजी, मैंने इसके बारे में बताया था। स्फिगोमैनोमीटर क्या नापता है? रक्तचाप, रक्तचाप मापी यंत्र। रक्तचाप सामान्यता 120 बटा कितना होगा? 80। इसको बोलते हैं डायस्टोलिक, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक। क्लियर? ये मैंने बता रखा है पहले ही। अब समझिए, हृदय की गतिविधियों को दर्शाने वाला यंत्र कौन सा है? तो यहां पे आंसर क्या होगा? ए, यानी ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईसीजी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इससे। लेकिन ईईजी काम क्या करता है? देखिए, मस्तिष्क में कोई भी विकार हो गया, जैसे नहीं बोलते हैं कि मस्तिष्क में काफी, जैसे किसी को मिर्गी आ रहा है या मस्तिष्क में ट्यूमर वगैरह का बात हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके लिए ईसीजी किया जाता है। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। इलेक्ट्रोइंसेफालोग्राम, इलेक्ट्रोइंसेफालोग्राम। ठीक है, ये है ईसीजी। बीसीजी क्या है? अब बीसीजी समझिएगा, बीसीजी क्या है? बीसीजी समझिएगा, बीसीजी क्या है? तो ये है बैसिलस। ये क्या है? बीसीजी क्या है एक्चुअली? तो बैसिलस कामेट ग्यूरिन। ओके, बैसिलस कामेट, बैसिलस कामेट, कामेट ग्यूरिन, ग्यूरिन। ये किस लिए दिया जाता है? तो टीबी जिसको रोग हो गया है ना, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग, क्षय रोग जिसको होता है ना, उसको टीका के रूप में बीसीजी का दिया जाता है। इसकी खोज की थी, इसकी खोज, बीसीजी की खोज किसने की थी? तो बीसीजी का खोज किया था कामेट ग्यूरिन ने ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ये भी याद रखिएगा, महाधमनी। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? चलिए बताइए फटाफट। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है? ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, लगा दीजिए आंसर 306, है ना, देखा जाएगा। 206। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होगी? 206। अब समझिए, यहां पे जब बच्चा जन्म लेता है यानी नवजात शिशु, तो उसमें हड्डियों की संख्या, यहां पे नवजात शिशु, इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होगी? 300। जब वो बड़ा होगा, थोड़ा कुछ बड़ा हो जाए, तो उसमें हड्डियों की संख्या, मतलब एक तरह से बोले किशोरावस्था में आ जाए, थोड़ा बड़ा हो, तो उसमें होता है 208। और ये आगे जाने में जैसे ही हम और बड़े होते हैं तो ये हो जाता है टोटल 206। तो मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होगी? 206। तो 2-3 चीज़ें और बताते हैं आपको, वो याद रखिएगा।
अगर आपसे पूछे कि मानव के खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है, स्कल में, खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या होती है 29। क्लियर। एक दो चीज और बताते हैं हड्डी से संबंधित, वो भी आप याद रखेंगे। अस्थि का यानी हड्डी का महत्वपूर्ण अवयव कौन सा होता है? अस्थि हड्डी में थोड़ा फर्क है, बट अस्थि का महत्वपूर्ण जो अवयव होता है वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। तो अस्थि का महत्वपूर्ण अवयव क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फेट। अस्थि से अस्थि को कौन जोड़ेगा? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। यदि अस्थि से कोई भी अस्थि आपकी जुड़ी हुई है तो उसको जोड़ने का काम कौन करता है? तो वो होता है लिगामेंट। एक बात और आप याद रखिएगा कि अगर आपका अस्थि से, देखिए अस्थि से अस्थि को जोड़ेगा लिगामेंट, और अस्थि से मांसपेशी को कौन जोड़ता है? मांसपेशी, वो जोड़ता है टेंडन। टेंडन को टिंडन भी कहा जाता है कभी कभी। तो ये दोनों चीज याद रखिएगा। एक चीज और, जो आपका घुटना है ना, मैं अपने हाथ में दिखा देता हूं, पैर में आप देख लीजिएगा, यहां पे ऐसे से मुड़ रहे ना, वो घुटना में, पैर के घुटने में। तो घुटने में एक होता है नी कैप। नी कैप, नी कैप, नी मतलब घुटना, कैप मतलब लगा हुआ। इसको बोलते हैं पटेला या जानविक। इसको हम क्या बोलते हैं? नी कैप को पटेला भी बोलते हैं या जानविक भी कहते हैं। जानविक, ठीक है। तो ये काम क्या करता है? आपके घुटने को मोड़ने का काम करता है। आप घुटना को आसानी से मोड़ सकते हैं, और घुटना में नीचे वाला और ऊपर वाले भाग को जोड़े रखता है, बनाए रखता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज थे। और अस्थियों की वृद्धि अगर करनी है तो आप विटामिन डी प्रचुर मात्रा में लें, सूर्य भगवान के सामने टिके रहें, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे। एक चीज और यहां पे छूट रहा है, टिबुला और फिबुला, नहीं टिबिया, सॉरी, टिबिया और फिबुला, ये दो हड्डी होती है। ये होती है पैर में। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पैर की, बताइए ये हड्डी कहाँ की है? तो पैर की टिबिया और फिबुला। कौन कौन सी? टिबिया और फिबुला, ठीक है, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है ऑपरेशन फ्लड। फ्लड मतलब क्या होता है? बोल दीजिए ना, बाढ़। फ्लड, फ्लड किससे संबंधित है? ध्यान दीजिए, बाढ़ से संबंधित तो होगा नहीं, पहला चीज ये आप भूल जाइए। तो हरित क्रांति, हरित क्रांति से तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये तो भाई गेहूं के उत्पादन में, खाद्यान्न उत्पादन, ऐसे लिखिए आप, खाद्यान्न उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। ये 1966 की बात है, 1966 की बात है। हरित क्रांति लाई गई थी भारत में, और इससे खाद्यान्न, खासकर गेहूं, इसमें दो टाइप के हैं खाद्यान्न, मतलब उत्पादन, गेहूं और चावल। तो ज़्यादातर गेहूं का उत्पादन काफ़ी देखने को मिला था, है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज कि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो देखिए हरित क्रांति के जनक हैं, अगर हम भारतीय की बात करें तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। भारतीय की बात करें तो वो है एम.एस. स्वामीनाथन, और अगर हम बोलें वर्ल्ड स्तर पे तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। कौन है हरित क्रांति विश्व में लाने वाले? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। आपको बताना है कि नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे, ये आप कमेंट भी कर सकते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ, ये मैक्सिको के थे, है ना, मैक्सिको के थे। तो ये हरित क्रांति है 1966 में हुई थी। अगला आते हैं हम श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन, और यही दुग्ध उत्पादन से जब संबंधित है तो ऑपरेशन फ्लड इसी से हो गया, दुग्ध उत्पादन के लिए लाया गया था। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि श्वेत क्रांति के भारत में जनक कौन है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर, ये भारतीय हैं, याद रखेंगे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। सॉरी, इंडियन है ये, ठीक है। अब है पीत क्रांति। पीत क्रांति है तिलहन से संबंधित। कुछ क्रांति हम फटाफट बता देते हैं। लाल क्रांति, लाल होता है टमाटर और लाल होता है मांस, लाल क्रांति हो गया। बादामी क्रांति है मसाला उत्पादन से, है ना। और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से हो गया। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से हो गया। गोल क्रांति आलू से हो गया। रजत क्रांति अंडा उत्पादन हो गया। तो ये सब क्रांतियां भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सेरिकल्चर, रेशम उत्पादन, बिल्कुल सही है।
दूसरा है विटिकल्चर, अंगूर उत्पादन, इसमें होता है, बिल्कुल सही है। फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती होती है, बिल्कुल सही है। हॉर्टिकल्चर में मछली उत्पादन नहीं होता, यानी आंसर आपका होगा डी। हॉर्टिकल्चर में होता है बागवानी होती है। बागवानी में क्या आता है आपका पौधा आ गया, फल आ गया, फूल आ गया, है ना, ये सारे चीज आते हैं इसमें बागवानी में। तो हॉर्टिकल्चर आप याद रखेंगे, फूल, सब्जी, पौधे इनमें उगाए जाते हैं हॉर्टिकल्चर में। तो आपका ये सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये है पेनिसिलिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारा क्वेश्चन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पहले तो बता दे, फंक ये विटामिन के खोज करता थे, कल भी मेरे ख्याल से आपके बीच चर्चा की थी मैंने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यही तो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज किए थे। और एक और है आपका अगला ऑप्शन, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के बारे में मैंने शायद कल बताया था, हाँ बताया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत इन्होंने दिया था, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत इन्होंने दिया था, प्राकृतिक वरण का सिद्धांत। ओके, इन्होंने चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक वरण का सिद्धांत दिया। इसके अलावा इन्होंने विकास का सिद्धांत दिया था, इन्होंने विकास का सिद्धांत दिया था, विकास का। ठीक है, ये याद रखिएगा। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक कौन है? रॉबर्ट हुक यही तो हैं 1665 वाले, जो सेल की खोजकर्ता माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 23 नंबर। यह है एक मच्छर, बच के, काटे मत, बच के रहना। अरे बाबा, चलिए ये देखते हैं। रोनाल्ड रॉस ने किस रोग का पता लगाया था? मलेरिया, डेंगू, एलर्जी, हैजा? बताइए। रोनाल्ड रॉस, ये है मलेरिया। मलेरिया परजीवी है, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है मलेरिया, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। मैंने कल भी आपको विषाणु, जीवाणु, परजीवी इन तीनों के बारे में डिटेल से बताई थी। और मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर काटेगा, मादा एनोफिलीज मच्छर काटेगा तो आपको मलेरिया हो जाएगा, बच के रहिएगा मादा एनोफिलीज से, है ना। और उसके अलावा रोनाल्ड रॉस के बारे में जानते हैं। चिकित्सा के लिए इनको 1902 में, कब? 1902 में नोबेल प्राइज भी मिला था इनको चिकित्सा के क्षेत्र में। किसमें? चिकित्सा, क्योंकि इन्होंने ऐसा मलेरिया का खोज कर रखा था। ठीक है, अगला आते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है आपका डेंगू। डेंगू क्या है? तो डेंगू एक विषाणु जनित रोग है, विषाणु, वायरस, विषाणु जनित रोग है। और डेंगू होता कैसे है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका वाहक जो है एडिज इजिप्टी मच्छर है, एडिज इजिप्टी मच्छर है। ये काट देगा आपको तो डेंगू हो जाएंगे। और अगर ये भी आपको याद रखना है, मादा एडिज है, फीमेल ही है, दोनों फीमेल वाले हैं, मादा मतलब फीमेल। तो मादा एडिज इजिप्टी मच्छर काटेगा तो ये होगा डेंगू। डेंगू एक वायरस है, फैलेगा, फिर ये फैलते जाएगा। और अगर ये आपको हो गया तो इसमें फिर होगा आपको प्लेटलेट्स की कमी, प्लेटलेट्स की कमी, यानी आपके बॉडी में अंदर रक्त का स्रावन होने लगेगा, फिर आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। और अगर किसी को भी प्लेटलेट्स की कमी हो रही है तो मैं उसका एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, पपीता यूज कीजिए, प्लेटलेट्स नॉर्मल होने लगेगा। चलिए खैर, एलर्जी तो आपको पता है, कई लोग किसी कारण से एलर्जी हो जाती है। हैजा, हैजा, हैजा क्या है? हैजा को क्या बोलते हैं हम? कोलेरा, कोलेरा भी बोलते हैं, कोलेरा। कोलेरा किस वजह से होता है? तो हैजा क्या है? हैजा जीवाणु से होता है ना। तो हैजा आप याद रखेंगे, जीवाणु से होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 24 नंबर। यह है विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग हो जाता है? कल मैंने इसका पूरा डिटेलिंग किया था, आपको बताया था। रिकेट्स को बोलते हैं हम क्या? सूखा रोग। प्रायः ये बच्चों में होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग, ये बच्चों में होगा, मैंने कल भी इसका चर्चा किया था। उसके अलावा जनन क्षमता में कमी, ये किस विटामिन की कमी से होती है? तो जनन क्षमता में ध्यान दीजिएगा कमी होगा विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से आपके जनन क्षमता में कमी होती है। और अगर विटामिन डी कमी हो गई तो आप खाइए बादाम खाइए, मूंगफली खाइए, तेल खाइए, है ना,
ये सारी चीज़ खाने से फिर विटामिन ए की परिपूर्ति हो पाती है। स्कर्वी रोग किसकी वजह से होता है? तो ध्यान देंगे, स्कर्वी रोग होती है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होगी? स्कर्वी रोग होगी। ठीक है। और एक और बचता है आपका ऑस्टियोमैलेशिया। तो ध्यान दीजिएगा, विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होता है ऑस्टियोमैलेशिया। कल भी मैंने चर्चा किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे, तो इसका आंसर होगा डी। लास्ट क्वेश्चन आज का, आखिरी बॉल, देखते हैं क्या होता है ना। आखिरी बॉल, कुछ नहीं जीतेंगे आप। मधुमेह, शुगर या डायबिटीज रोग होता है किस विटामिन की कमी से? सॉरी, मधुमेह रोग होता है, मधुमेह मतलब डायबिटीज। तो ये किसकी वजह से होगी? मैंने कल भी इसके बारे में चर्चा किया था। ये होगा इंसुलिन की कमी से। देखिए यहां पे ऑप्शन है ना, इंसुलिन की अधिकता, ये मत भूलिएगा, इंसुलिन की कमी से होगी। और ध्यान दीजिएगा, इंसुलिन कहां से निकलता है? तो पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय, अमाशय मत पढ़ लीजिएगा, अग्न्याशय है ये, अमाशय अग्न्याशय में बहुत फर्क है। यहां से आपका पैंक्रियाज से क्या होता है ना कि अंतःस्रावी भाग से, इसके अंतःस्रावी अंदर के भाग से, अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन निकलते रहता है। कौन सा चीज निकलता है? इंसुलिन। और यही इंसुलिन अगर कम हो जाएगा तो फिर आपको कौन सा रोग हो जाएगा? मधुमेह या डायबिटीज। तो आज के लिए बस 25 क्वेश्चन का ये सीरीज हुआ समाप्त। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होकर देखेंगे और मैं अगेन आपको बोलता हूं कि आप जीतेंगे। मैच का आखिरी बॉल तक आपको लड़ना है, कुछ नहीं, आप जीत के आएंगे। हम सभी की शुभकामनाएं और हम सभी के आशीर्वाद, हम सभी टीचरों का आशीर्वाद आप सभी अभ्यर्थियों के साथ है। जाइए, बेस्ट ऑफ लक और बढ़िया से एग्जाम दे के आइए। ठीक है, तो आज के लिए बस धन्यवाद। और इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, टेंशन मत लीजिए, मजे में रहिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।